नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। 7 प्रैक्टिस सेट हम पहले करवा चुके हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस 8वें प्रैक्टिस सेट में हम बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम मिनिमम 20 मिनट में 30 से 35 क्वेश्चन हल करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन बी है श्री रामकृष्णन को, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र नदी का, ऑप्शन बी है व्यास नदी का, ऑप्शन सी है रावी नदी का, ऑप्शन डी है गंगा नदी का। राइट आंसर ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है एस राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है जुलाई 1964 में, ऑप्शन बी है जुलाई 1966 में, ऑप्शन सी है जुलाई 1962 में, ऑप्शन डी है जुलाई 1968 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं। यानी कि एसी धारा को डीसी धारा में रूपांतरित करने वाले साधन को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसी को डीसी में रूपांतरित करने वाले यंत्र या साधन को दृष्टकारी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पंपास, ऑप्शन बी है प्रेयरी, ऑप्शन सी है वेल्ड, ऑप्शन डी है सवाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थलों को पंपास कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थलों को प्रेरी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में बता देना है कि हमारे इतने में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कहाँ और किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन बी है 1885 में कांग्रेस के
बम्बई अधिवेशन में। ऑप्शन सी है 1886 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन डी है 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन सूरत अधिवेशन एवं सन 1907 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। यानी कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली किस स्थान पर चलाई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और यहाँ पर सभी को एक आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये किन किन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है लोहा से। ऑप्शन बी है कॉपर से। ऑप्शन सी है मैग्नीज से। ऑप्शन डी है बॉक्साइट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवों में स्वादेंद्रियां खालिस्तान का पता लगाती हैं। ऑप्शन ए है स्वाद का। ऑप्शन बी है गंध का। ऑप्शन सी है स्पर्श का। ऑप्शन डी है सुनने का। तो मानवों में स्वादेंद्रियां स्वाद का पता लगाती हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए। और जो ये गंध का पता हमारा नाक लगाता है और स्पर्श का पता हमारी त्वचा लगाती है। सुनने के काम कान आते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है हिमाद्री। ऑप्शन बी है सह्याद्री। ऑप्शन सी है असम हिमालय। ऑप्शन डी है शिवालिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शन ए है अपवर्तन और प्रक्षेपण के कारण। ऑप्शन बी है प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी है विवर्तन और अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। या ऑप्शन में ये अपवर्तन और परावर्तन ना मिले तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिलेगा, आप वो भी कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है 2 प्रकार की। ऑप्शन बी है 3 प्रकार की। ऑप्शन सी है 1 प्रकार की। ऑप्शन डी है 4 प्रकार की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है 2 देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 देशों के बीच वस्तु विनिमय के व्यापार को द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, यदि एक शंकु की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर हो और उसका व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना है इसको। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि शंकु की ऊंचाई दे रखा है हमें 18 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें शंकु का व्यास भी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख लेना है जो हमें दे रखा है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें दे रखा है ऊंचाई। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे यहाँ पर ऊंचाई को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ऊंचाई दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ये तो हो गया शंकु की ऊंचाई। और हमें दे रखा है शंकु का व्यास, तो इसको भी लिख लेते हैं। शंकु का व्यास दे रखा है, शंकु का व्यास इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। शंकु का व्यास दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में हमसे? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं शंकु का
आयतन, शंकु के आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं v के द्वारा। तो ये हमें निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर होना चाहिए याद शंकु का आयतन का सूत्र। शंकु का आयतन का सूत्र यदि हमें याद होगा तो हम उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। शंकु के आयतन का सूत्र होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ही हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर ये हमें शंकु का सूत्र दिया हुआ है, शंकु के आयतन का सूत्र। अब इसमें हमारे पास जो जो मान है वो इसमें हम रख देंगे। तो हमें यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, h हमें दे रखा है हाइट शंकु की। तो शंकु की हाइट है यानी कि ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर। r स्क्वायर यानी कि r त्रिज्या हमें निकालनी है। सबसे पहले हमें त्रिज्या चाहिएगी, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या किस तरह से निकालते हैं मैंने पहले भी बताया था। त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो त्रिज्या निकालते हैं d/2 यानी कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर r बराबर हो जाएगा, d का मान हमें दे रखा है, व्यास ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 बटे, और ये 2 यहाँ पर रहा तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। त्रिज्या हमारे पास आ गई r बराबर 7/2। तो ये r का मान भी आ गया हमारे पास, कंप्लीट मान हो गए। अब इस सूत्र में हम कंप्लीट मान रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करते हैं, लिखते हैं शंकु का आयतन यानी कि आयतन को v से रिप्रेजेंट करते हैं। आयतन बराबर, आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें हम रखते हैं मान। तो सबसे पहले v बराबर 1/3 पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पर लगा लेते हैं 22/7। 22/7 रखने के बाद में हमारे पास r का मान था हमारे पास 7/2। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको डबल बार लिख लेंगे 7/2। h हमारे पास दी हुई है हाइट है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, 18 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको हमें कंप्लीट करना है सोल्व। जो कटता है उसको काट देंगे। यहाँ पर हम काटते हैं 7 से 7 को काट देंगे, इस 2 से इसको काट देंगे, 11 पर कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये 7/2 है। इतना काटने के बाद में ये 3 कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 6 3 18। ये यहाँ से कट गया। अब इसको भी काट देते हैं यहाँ से, ये 6 भी कट जाएगा यहाँ से 2 से। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 3। इतना काटने के बाद में हमारे पास फाइनली बच गया, सबको काटने के बाद में हमारे पास बच गया v यानी कि आयतन बराबर 11 × 3 × 7। ये हमारे पास फाइनली बच जाता है। अब इसको कर देते हैं हम गुणा। तो गुणा करने के बाद में हमारे पास आयतन आ जाएगा 11 3 33 × 7। अब इसको हम कंप्लीट गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 या 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 या 21 और 2 23। यानी कि ये हमारे पास आ गया, आयतन आ गया शंकु का 231 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है। और अब हम देख लेते हैं कि ये किस ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, फाइनली हमारे पास आ गया ये आयतन का सूत्र यानी कि v बराबर आ गया हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है ये दिख रहा है हमें ऑप्शन सी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही आसान तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का, इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि फिर भी इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यदि ये क्वेश्चन या वीडियो समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये देखने में बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा होगा पर बहुत इजी, इससे आसान क्वेश्चन नेवी, एमआर और एसएसआर में आ ही नहीं सकता। दे रखा है हमें कि कोई बालक इतिहास में, भूगोल में और गणित में क्रमशः 60, 40 और 80 अंक प्राप्त करता है या पाता है, तो उसके अंकों का औसत क्या होगा। यानी कि हमें यहाँ पर दे रखा है कि एक बालक है, उसके 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्टों में उसके क्रम से नंबर आए हैं और उसका औसत निकालना है। तो औसत किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो संख्या हमें दे रखी है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में उसके जितने अंक आए हैं उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर औसत
यानी कि औसत हमें निकालना है। तो औसत बराबर हमें क्रम से दे रखा है 60, तो 60 लिख लिए। उसके बाद में प्लस में 40 दे रखा है, 40 लिख लेंगे। फिर उसके बाद में दे रखा है हमें 80। सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट हमारे पास हैं, यानी कि इस बच्चे के पास हैं 3। हमारे ऊपर मान के चलें तो हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? 3। 3 कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास इतिहास, एक है भूगोल और एक है मैथ यानी कि गणित। यानी कि 3 सब्जेक्ट हैं। तो औसत निकालने के लिए जितना सब्जेक्ट है उसका हमें यहाँ पर देना है भाग। तो हम यहाँ पर दे देंगे 3 का भाग। 3 का भाग देने के बाद में अब इन सभी को जोड़ना है। जोड़ने के बाद में हमारे पास ये 3 है, इसका भाग देना है। भाग देने के बाद में फाइनली हमारे पास औसत आ जाएगा। और हम अपने स्तर पर करेंगे तो उसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, तो या फिर बहुत जल्दी कर सकते हैं। औसत बराबर यानी कि इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 60 और 40 100, 100 और 80 180, तो 180 बटे 3। अब इनको यहाँ से 180 में 3 का दे देते हैं भाग, या फिर काट लेते हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कटेगा 60 बार, यानी कि 60 दिया 180। फाइनली हमारे पास औसत बराबर आ गया, यानी कि औसत बराबर 60। अब ये 60 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो यदि ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है तो हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं।